कहानी का ये पांचवा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विराट और वेदांत मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे और उधर मुंबई में पिछले कुछ दिनों से अभिजीत का अति व्यस्त रहना और उसके प्रति उदासीन व्यवहार एक बार फिर से सलोनी को खलने लगा था। वो अपनी सोच में गुम ही थी। तभी अरुण ने गाड़ी का ब्रेक मारा, जिससे उसकी तंद्रा भंग हुई और वो आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। काम है कुछ मुझे? अरुण ने उसकी आंखों में सवाल देखते हुए कहा और गाड़ी से उतर कर उसे देखने लगा। तुम जाकर आओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सलोनी ठनी हुई सी बोली तो अरुण सिर हिलाते हुए बोला, ना जाने क्यों झेलता हूं तुझे मैंने भी नहीं कहा मुझे झेलने के लिए। वो भी उस पर चिढ़ पड़ी। सार्थक आ जाए तो शौक से जो करना है कर, लेकिन तब तक तू मेरी जिम्मेदारी है, साथ में चल। अगर टाइम लग गया तो अकेले यहाँ बैठना सेफ नहीं है। अरुण ने उसे देखते हुए कहा तो वो बोली, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं जो कोई भी उठा कर ले जाएगा मुझे। अरुण ने 2 पल उसे देखा और फिर अपने माथे को कुचलाते हुए बोला, जबरदस्ती पर उतर आने को मजबूर कर देती है तू। सलोनी की आंखें उसे देखकर हैरानी से फैल गई जब उसने देखा कि वो अब सीधे उसकी ओर ही आ रहा था। जैसे ही उसने सलोनी की तरफ का दरवाजा खोला वैसे ही सलोनी बोल पड़ी, मैं खुद से चल लूंगी, मुझे उठाना मत, मैं खुद से चल लूंगी। अरुण उसकी बात सुनकर 2 पल उसे हैरानी से देखता रहा और फिर नजरें फेरते हुए बोला, ज्यादा फिल्में देखने से यही होता है, एक बार अपने वजन पर नजर डाल लेती ये कहने से पहले। सलोनी मुंह खोले उसे देखती रह गई। अरुण बोला, अब उतर भी जा। सलोनी तुरंत गाड़ी से उतर गई और चुपचाप उसके साथ चलने लगी। दोनों एक बिल्डिंग में गए जहां अरुण अपने आगे मिलने वाली कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में चर्चा कर रहा था। सलोनी वहां बैठे बैठे उठ रही थी। उसे उनकी बातचीत ना तो कुछ समझ आ रही थी और ना ही उसमें कोई दिलचस्पी थी। तभी उसकी नजर उस ऑफिस रूम में कोने में रखे एक्वेरियम पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। कई छोटी छोटी मछलियां उसके अंदर थी। सलोनी ने एक नजर अरुण पर डाली जो इस वक्त सामने बैठे व्यक्ति के साथ गंभीर चर्चा में मगन था। सलोनी आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठी और एक्वेरियम के पास चली गई। कई रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां पानी में अटकेलियां करती नजर आ रही थी। उनके बीच एक छोटा सा कछुआ भी तैर रहा था। सबको देखकर सलोनी बस मुस्कुराए जा रही थी। एकाएक अरुण की नजर बगल की कुर्सी पर गई जहां उसे सलोनी नहीं दिखी तो उसने घबराकर इधर उधर अपनी नजरें घुमाई। कोने में मुस्कुराते हुए खड़ी सलोनी उसे जब दिखाई दी तब उसने राहत की सांस ली और उसकी मुस्कान देखने लगा वो, जो ना जाने कब से उसके चेहरे पर नहीं थी। अरुण का ध्यान सलोनी की ओर पाकर सामने बैठा व्यक्ति भी दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, लगता है भाभी जी को मछलियों से बड़ा प्यार है। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार है, एनिमल लवर है वो। अरुण खोया हुआ सा बोला, लेकिन जब उसका ध्यान इस बात पर गया कि उस व्यक्ति ने सलोनी को भाभी नाम से संबोधित किया है तो एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर में तोड़ पड़ी। जी वो हमारी हमारी शादी नहीं हुई है, अरुण ने छेपते हुए कहा तो वो बोला, ओह तो होने वाली है। इस दौरान अक्सर ऐसा ही होता है, इस तरह निहारना और प्रेम का दूर से ही इतना अच्छा लग जाना। अरुण ने एक नजर सलोनी को देखा और फिर सामने निगाह करके बैठ गया तो वो व्यक्ति बोला, कभी हमें भी इतनी ही दीवानगी हुआ करती थी। उनके मुंह से एक लफ्ज सुनने के लिए कानों को बेसब्री से इंतजार रहता था और दिल को तड़प रहती थी। अच्छा फिर? अरुण ने हंसते हुए कहा तो वो आगे बोले, फिर क्या, फिर शादी हो गई और तब से अब तक वो बोलने पर भी चुप नहीं हुई। अब तो शांति के लिए कान तरस जाते हैं। बोलते हुए वो जोर से ठहाका मार कर हंस पड़े और उनकी बात सुनकर अरुण भी हंस पड़ा। उनकी इस जोर से हंसने की आवाजों से सलोनी का ध्यान उनकी ओर गया जो उसे ही देख रहे थे। वो थोड़ी असहज हो गई और चुपचाप अरुण के पास जाकर बैठ गई। भाभी जी एक एक कप चाय और चलेगी? उन्होंने जैसे ही सलोनी से पूछा तो सलोनी ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर अरुण को जिसके चेहरे के भाव जस की तस थे। जी जी नहीं, वो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकी। अब हम चलेंगे खुराना जी, अरुण ने खड़े होते हुए कहा तो वो बोले, ठीक है
बस मेरा ये माल सही समय पर पहुंच जाए, इस बार थोड़ा अर्जेंट है। निश्चित रहिए, टाइम से पहले ही पहुंच जाएगा। अरुण ने उसे आश्वस्त किया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाकर विदा ली। गाड़ी में बैठने पर सलोनी बार बार उसे ही देख रही थी। अरुण गाड़ी चलाते हुए बोला, बार बार देखने से मेरी शक्ल बदल नहीं जाएगी। सलोनी उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गई और खुद को संभालते हुए बोली, मुझे भी शौक नहीं है। वो तो मुझे ये पूछना था कि उस आदमी ने मुझे भाभी क्यों बुलाया। मुझे क्या पता, ये तुझे उसी से पूछना था। अरुण ने सपाट लहजे में कहा, हालांकि उसकी नजर सामने से एक पल के लिए भी नहीं भटकी थी। मैं जानती हूँ कि तूने ही उससे कहा होगा। सलोनी उसे घूरते हुए बोली तो अरुण ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सलोनी खामोश हो गई, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं था कि अरुण झूठ नहीं बोलता था और ये बात उसके जानने वाले हर शख्स को मालूम थी। अगली बार उसे क्लियर कर देना। सलोनी ने अपनी गर्दन दूसरी ओर करके बाहर देखते हुए कहा, जिसे समस्या हो वो बोले, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरुण अब भी अडिगता से बोला तो सलोनी चिढ़ गई और बस उसे घूर कर रह गई। अगले दिन विराट और वेदांत दोनों मुंबई पहुंच चुके थे। विराट को इंतजार था तो बस सिमरन से मिलने का, क्योंकि वही उसका एकमात्र उद्देश्य था इस जगह आने का। फ्रेश होकर रेडी हो जाइए भाई, फिर हम सबसे पहले यहाँ की लोकल मार्केट देखेंगे और शाम में बीच चलेंगे। वेदांत ने कहा तो विराट ने भी सिर हिला दिया। इधर अभिजीत ने आज छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से सलोनी उदास से थी। सार्थक के जाने के बाद से वो अकेलापन महसूस कर रही थी और अभिजीत भी शनाया के केस में ऐसा उलझा था कि सलोनी के सामने होते हुए भी वो शनाया के केस की लिंक्स ढूंढता रहता था। लेकिन आज उसने माँ के कहने पर सलोनी के साथ शॉपिंग पर जाने का मन बनाया था। अपने लिए तो उसे कोई काम नहीं था, लेकिन 2 घंटे उसने सलोनी को मार्केट घुमा लाने के लिए सोचा और इस बात से सलोनी के चेहरे पर खासी चमक थी। अभिजीत और सलोनी मार्केट में एक शॉप पर ड्रेस देख रहे थे। ये कैसी है अभिजीत? सलोनी ने एक ड्रेस खुद पर लगाते हुए कहा तो अभिजीत ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा है। और ये? उसने दूसरा भी उठा लिया। ये भी? अभिजीत ज्यादा दिलचस्पी ना लेते हुए बोला, दोनों में से बताओ ना। सलोनी उसे देखते हुए बोली तो अभिजीत बोला, देख सलोनी, तेरे कहने पर मैं साथ आया, लेकिन मुझसे उम्मीद मत कर कि मैं इन सब में दिमाग खपाऊं। मुझे समझ नहीं आता ये, तू ही देख। बोलते हुए अभिजीत दुकान से बाहर आ गया तो सलोनी का मुंह बन गया और वो बोली, खड़ूस से खड़ूस ही रहेगा। इधर वेदांत और विराट भी मार्केट में धीमे कदमों से घूम रहे थे कि तभी विराट का फोन बज पड़ा। सिमरन का नाम देखकर वो वेदांत से बोला, तुम देखो जब तक कुछ अपने लिए, मैं अभी आया। वेदांत उसे देखता रह गया। उसे लगा कि सिया का फोन है। वह अपने आप में बड़बड़ा कर बोला, अगर ये मिस सिया ने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वह अपने ख्याल में मोबाइल देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि विपरीत दिशा से आते एक इंसान से टकरा गया। सॉरी, वेदांत ने मुड़ते हुए कहा तो वो भी मुड़ते हुए बोला, इट्स ओके। लेकिन वेदांत उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया और हैरानी से बोला, भाई एक्सक्यूज मी। अभिजीत ने उसे देखते हुए असमंजस से पूछा तो वेदांत उसे गौर से देखता रहा। हूबहू विराट की शक्ल थी, लेकिन फिर भी अंतर था। जहां विराट ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट इन करके एकदम सभ्यता में था, वहीं अभिजीत ब्लैक जीन्स पर ओपन ब्लू शर्ट में था, जिसका कुछ हिस्सा जीन्स में था और कुछ बाहर। विराट के काले बाल जेल के साथ जमे हुए थे, जबकि अभिजीत के बालों में स्टाइलिश हेजल कलर्स की कहीं कहीं रंगत थी। आंखों पर चश्मा भी उसे विराट से अलग बना रहा था, लेकिन फिर भी आंखों को धोखा देना लाजमी था। आर यू ऑलराइट? अभिजीत ने उसे हिलाते हुए पूछा तो वेदांत होश में आया और बोला, भाई? किस भाई की तलाश में हो? बोलते हुए अभिजीत ने अपनी आंखें सिकोड़ी तो वो उसके बोलने का टोन भी अलग महसूस करने लगा। जी नहीं, शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। वेदांत ने आखिर खुद को संभालते हुए कहा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, नए हो? जी, वेदांत ने कहा तो अभिजीत बोला, तभी, वरना मुंबई में इतने उड़े हुए चेहरे के साथ कोई नहीं मिलता।
वेदांत ने फिर कुछ नहीं कहा और अभिजीत भी फिर से कान पर फोन सटाए आगे बढ़ गया। वेदांत को जाने क्या हुआ तो वो अभिजीत के पीछे पीछे चल दिया और अपना मोबाइल लेकर उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगा। कुछ पल के लिए उसे वो एंगल मिला जिससे वो अभिजीत की तस्वीर ले सके, लेकिन ठीक उसी वक्त अभिजीत पीछे मुड़ गया और उसकी नजर वेदांत पर पड़ी। वेदांत थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन अभिजीत उसके पास आकर उसका मोबाइल उसके हाथ से लेकर उसकी जेब में डालते हुए बोला, नए हो इसीलिए छोड़ दिया, वरना कैमरे के बीच रहने वाले इंसान को कैमरे का एहसास ना हो ये नामुमकिन है। वेदांत उसका लहजा देखकर घबरा गया तो अभिजीत ने कहा, अब सच सच बताओ छोटी, क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? जी 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 कुछ नहीं, वो तो मैं। वेदांत बुरी तरह डर गया था क्योंकि इस वक्त अभिजीत बिल्कुल किसी मवाली की तरह लग रहा था। अभिजीत क्या कर रहे हो? अचानक से सलोनी की आवाज से दोनों मुड़कर उसे देखने लगे। तब तक सलोनी वहां आ गई और बोली, कितना ढूंढ रही थी मैं तुम्हें, किधर चले गए थे तुम? कुछ नहीं, अर्जेंट फोन था। अभिजीत ने उसे टाला तो सलोनी वेदांत को देखते हुए बोली, ये कौन है? कोई नहीं, बस रास्ता पूछ रहे थे। अभिजीत ने उसे घूरते हुए कहा तो वेदांत ने डर के मारे थूक निगल लिया। चल, अभिजीत ने सलोनी से कहा तो सलोनी आगे बढ़ गई। वेदांत ने एक चैन की सांस ली ही थी कि अभिजीत मुड़ते हुए बोला, अब अगर मेरे आसपास दिखे या मुझे किसी भी तरह शक हुआ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, समझे छोटे? बोलते हुए उसने वेदांत का गाल थपथपाया और सलोनी के पीछे चला गया। वेदांत की धड़कनें अभी भी तेज ही थी कि अचानक से उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो चौंक कर पीछे मुड़ा तो विराट बोला, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? विराट अब भी अपने गेटअप में ही था, जिसे देखकर वेदांत कुछ पल के लिए उसे देखता रहा और फिर बोला, आप कहाँ थे भाई? यही था, बस एक फोन आ गया था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? उसने पूछा तो वेदांत ने तेजी से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई, हम होटल वापस चलते हैं। अरे लेकिन विराट ने उसे टोका तो वेदांत बोला, प्लीज भाई। उसका रंग उड़ा चेहरा देखकर विराट कुछ और नहीं बोल सका और हामी में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है चलो। दोनों अपने होटल वापस आ गए, लेकिन वेदांत का मन अब पूरी तरह से बेचैनी से भर उठा। सलोनी और अभिजीत जैसे ही मार्केट से लौटे तो सलोनी के चेहरे की चमक ही अलग थी। वो तो अभिजीत के साथ कुछ पल बिताकर भी कितने खुश थी, ये बताने के लिए उसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उसका चेहरा ही आज उसके दिल का आईना बना हुआ था। तू चल, मैं आता हूँ। अभिजीत ने उसके घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए कहा तो सलोनी हैरानी से बोली, तुम नहीं आ रहे हो? आ रहा हूँ, बस एक जरूरी काम है इसलिए यूं गया और यूं आया। अभिजीत ने कहा तो सलोनी उसे देखते हुए बोली, तुमने आज कहा था ना कि तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे, तुमने छुट्टी भी मेरे लिए ही ली थी ना? उसके चेहरे पर हल्की सी मायूसी उतर आई थी अभिजीत के जाने के नाम से, लेकिन उसने बहुत ज्यादा जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन वो भी अभिजीत था, जुबान का भले ही कितना कड़वा क्यों ना हो, लेकिन सलोनी के दिल की हालत वो भी समझता था। और अब जब उसने खुद सलोनी को मौका देने की बात सोच ली थी तो वो उसका दिल किसी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहता था। छुट्टी तेरे लिए ही ली है मैंने सलोनी, लेकिन अगर काम बहुत जरूरी नहीं होता ना तो नहीं चाहता, उसने कहा तो सलोनी खामोश हो गई। अभिजीत उसे खामोश देखकर बोला, शाम के लिए इनमें से एक ड्रेस निकाल लेना अपने लिए। क्यों? सलोनी ने उसे चौंकते हुए देखा तो वह बोला, चौपाटी चलेंगे, तेरी पसंद की चाट खाएंगे। यह सुनते ही सलोनी का मुरझाया चेहरा एकदम से खिल उठा तो वह बोली, सच्ची? अभिजीत ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया तो वो बोली, मगर काकी, माँ को भी बता देना, वो तो पैर दर्द के कारण चलने से रही, लेकिन लौटते में माँ के लिए कुछ पैक करा लाएंगे। अभिजीत के बोलते ही वो जैसे खुशी से झूम उठी और बोली, मैं भी जाकर काकी को बताकर आई। अभिजीत उसका बचपना देखकर मुस्कुरा दिया और उसे देखता रहा तो वो बोली,
तुम्हें एक काम था ना, अब तुम जाओ। अब खुद से ही जाने को बोल रही है। अभिजीत उसके उत्साह को देखकर बोला तो वो बोली, जल्दी जाओगे तभी तो जल्दी आओगे ना। जल्दी जाओ, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। उसकी बात सुनकर अभिजीत का दिल निश्चित हो गया और वो बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। सलोनी के चेहरे पर अब भी मुस्कान कायम थी। जैसे ही वो घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही उसकी नजर वहां से गुजर रहे अरुण पर पड़ी, जो उनकी बात सुनकर वहीं खड़ा था। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा, लेकिन सलोनी ज्यादा देर उसकी नजरों में नहीं देख सकी और जल्दी से घर के अंदर आ गई। वहीं अरुण कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके दिल की हालत वही समझ सकता था। जितना वो सलोनी से प्यार करता था, उतना ही वो अभिजीत के लिए दीवानी थी। दोनों की मोहब्बत अपनी अपनी तरह से बढ़ती जा रही थी। सब जानते हुए भी जहां एक तरफ अरुण सलोनी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता था, उसकी चाहत उसकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी, वहीं सलोनी की भी दीवानगी हर दिन के साथ अभिजीत के लिए बढ़ती जा रही थी। आखिर जब उससे सहा नहीं गया, तो वो भी वहां से तेजी से विपरीत दिशा में चल दिया। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है? और अभिजीत कहाँ है? सलोनी के घर में कदम रखते ही माँ ने पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, उसे अर्जेंट काम था काकी। छुट्टी के दिन भी काम पर चला गया है ये लड़का। मालती जी थोड़ी सी नाराज हुई तो सलोनी मुस्कुराकर बोली, उसे जल्दी आने का बोला है। अच्छा? मालती जी ने उसके चेहरे पर खुशी देखकर पूछा, बाजार से क्या खरीदा? बहुत शॉपिंग की, आपको दिखाती हूँ। बोलते हुए वो शॉपिंग बैग्स खोलकर मालती जी को दिखाने लगी। मालती जी कपड़ों से ज्यादा उसके चेहरे पर रौनक देखकर समझ गई थी कि ये कपड़ों और सामानों से ज्यादा अभिजीत के साथ की वजह से है। लेकिन वो खामोश रह गई। जो हो रहा था वो उन्हें फिलहाल समझ में ही नहीं आ रहा था। सलोनी उन्हें अभिजीत के लिए शुरू से ही पसंद थी, लेकिन अभिजीत ने कभी सलोनी को उस तरह से पसंद किया ही नहीं, और ये बात मालती जी बखूबी जानती थी। इसलिए अभिजीत के लिए वो ना जाने कब से और कितने रिश्ते देख चुकी थी, लेकिन अभिजीत की हाँ ही नहीं मिलने की वजह से उनके कदम थम जाते। अब जब अभिजीत ने खुद ही सलोनी को मौका देने की कोशिश की है, तो ना जाने क्यों इसमें भी उनका दिल संतुष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि जो खुशी वो सलोनी के चेहरे पर देख पा रही थी, वही खुशी उन्हें अभिजीत के चेहरे पर चाहिए थी। और वो खुद को सिर्फ जीवन भर के लिए समझौते की राह पर चलाने को तैयार कर रहा था। चल अच्छा हुआ, अब तो आराम कर ले कुछ देर, फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। मालती जी ने मुस्कुराकर कहा तो सलोनी झट से बोली, नहीं काकी, अभिजीत ने कहा है कि शाम को चौपाटी ले जाएगा। अच्छा? वो उसके चेहरे के भावों को देखते हुए बोली तो सलोनी ने कहा, तुम भी साथ चलो ना काकी। ना रे बाबा, मेरे पैरों की तकलीफ की वजह से मैं तो ज्यादा घूम नहीं सकती, तुम दोनों ही घूम कर आओ। वो बोली तो सलोनी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए खाने को पैक करवा लेंगे। क्या खाओगी बताओ, वही लाऊंगी। वो कुछ देर उसके चेहरे की मुस्कान देखती रही और बोली, जो तुम्हारा दिल करे, बस हमेशा ऐसे ही खुश रहा कर। उनके दिल से आज उसे खुश देखकर दुआ निकल रही थी। उस बिन माँ बाप की बच्चे की जिंदगी अपनी आंखों के सामने देखी थी उन्होंने, और अब उन्हें डर था कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए, वरना वह खुद को संभाल ही नहीं पाएगी। सलोनी की खुशी में ना वो अभिजीत की खुशी की आहुति देना चाहती थी, और ना ही अभिजीत के जीवन में कभी बदलाव से सलोनी को दुखी देखना चाहती थी। हर हाल में वो दोनों बच्चों की खुशी चाहती थी, लेकिन भविष्य के घर में क्या छुपा है ये तो किसी को नहीं मालूम। अभिजीत घर से बाहर आकर एक बार फिर से बाजार की तरफ मुड़ गया और उसी दुकान में चला आया जहां से कुछ देर पहले सलोनी ने खरीदारी की थी। उसे देखते ही दुकानदार बोला, अरे भाई साहब, आप फिर से, कुछ रह गया था क्या? नहीं, बोलते हुए अभिजीत ने दुकान में चारों ओर अपनी नजर घुमाई और फिर कोने में डमी में लगे एक जींस टॉप को देखते हुए बोला, ये पैक कर दो। दुकानदार उसे देखकर एक पल के लिए चौंका और फिर बोला, अच्छा। उसने वो जींस और एक दो टॉप पैक करके अभिजीत को दिए। अभिजीत ने उसकी पेमेंट कर दी और शॉप से बाहर आ गया।
उसके जाते ही दुकानदार पसीना पोंछते हुए बैठ गया तो दुकान में काम करने वाला छोटू बोला, सेठ जी क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ गया आपको? एक तो दो छोकरियों के लिए अलग अलग खरीदी कर रहा है, ऊपर से उसका टशन देखो, देवा। वो बोले तो छोटू हंसते हुए बोला, अरे सेठ जी ये तो आजकल का फैशन है। दुकानदार ने उसे घुरा और बोला, बताऊं अभी तुझे फैशन, जाकर नए माल को लगा सही से। उनकी फटकार सुनकर बेचारा छोटू जाकर काम पर लग गया और सेठ जी बैठकर ठंडा पानी पीने लगे। अभिजीत ने एक बार वो पैकेट देखा और फिर वो बाइक पर बैठकर सीधा शनाया के घर की ओर निकल गया। आज सलोनी को कपड़े दिलाते वक्त उसकी नजर जब इस ड्रेस पर पड़ी तो उसे शनाया की याद आई। जब से वो उससे मिला है, एक उसी रंग उड़ी हुई रग जींस के साथ वो दो टॉप ही पहन रही थी, जिसकी हालत भी कुछ खास नहीं थी। और यहाँ तक कि वो जब शराब लेने बाहर गई थी तब भी उसने वही पहना था। अपनी खोजबीन इस केस पर जारी रखने के लिए उसे शनाया के आसपास ही रहना था, लेकिन उसकी हालत भी इतनी दयनीय थी कि वो आज खुद को रोक नहीं सका। आखिर जब वो कपड़े लेकर शनाया के घर पहुंचा तो उसे ताला लगा मिला। अभिजीत एक पल के लिए हैरान हो गया और खुद में बड़बड़ाया, ये कहाँ चली गई? एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि कहीं उससे डरकर भाग तो नहीं गई, लेकिन नहीं, इस घर के अलावा फिलहाल उसके पास भागने की भी कोई जगह नहीं थी। इसीलिए वह अपना दिमाग दौड़ाने लगा और अचानक से उसके दिमाग में कुछ कौंधा और वो तेजी से वहां से चल दिया। उसने गाड़ी उसी शराब के ठेके की तरफ मोड़ी जहां अक्सर शनाया जाती थी। उसने बाहर से ही देखा कि शनाया कहीं उसे दिख जाए, लेकिन उसे तो वो वहां नहीं दिखी। तो उसने उस रोड में धीमी गति के साथ बाइक चलानी शुरू की, जिससे आने जाने वालों को वो देख सके। कुछ ही दूरी पर उसे एक लड़की की पीठ दिखाई थी जिसने कैप लगा रखी थी। अभिजीत समझ गया कि वही शनाया है। उसने उसके आसपास देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने तुरंत अपनी बाइक एक तरफ लगाई और शनाया की ओर बढ़ गया। शनाया अपनी ही धुन में चलती चली जा रही थी, लेकिन उसने खुद के चेहरे को इस तरह कैप और बालों से छुपा रखा था कि कोई उसे देखकर भी पहचान ना सके। अचानक ही उसे लगा कि कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके कदम थम गए और वो बुरी तरह डर गई। उसने डरते हुए अपना सर उठाकर देखा तो अपने सामने अभिजीत को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही अभिजीत ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। शनाया एकदम से चौंक गई और तुरंत उससे दूर हटने को हुई कि अभिजीत ने झुककर उसके कान में कहा, ऐसे ही खड़ी रहो, तुम्हारे पीछे कोई कैमरा लेकर खड़ा है, तुम्हारी तस्वीर कल सनसनी बने, उससे बेहतर शांति से खड़ी रहो। वो उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। इतने समय से वो छुप कर रहने की कोशिश में सफल थी और अगर किसी ने गलती से देख भी लिया तो उसे पहचान पाना आज की स्थिति में नामुमकिन ही था। लेकिन अचानक से कुछ समय से लुप्त मोटरों की खबर ने उसे एक बार फिर से प्रकाश में ला दिया था, जिसमें अभिजीत को समझ आ गया था कि इस खबर के लिए वो अकेला ही नहीं पीछे पड़ा था, बाकी के चैनल वाले भी सक्रिय हो चुके हैं। अभिजीत के स्पर्श से वो एकदम ठंडी पड़ गई और इस अप्रत्याशित घटना से उसकी हृदय गति बढ़ गई। एक लंबे वक्त के बाद वो किसी की बाहों में समाई थी जो उसे महफूज लग रहा था। अभिजीत की खुशबू से एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। एक लंबे वक्त के बाद किसी की बाहों में इस तरह खुद को छोड़कर आज ना जाने क्यों उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। बरबस ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसे खबर भी नहीं हुई। कुछ देर के बाद जब उस इंसान ने अभिजीत को शनाया के साथ देखा तो वो खामोशी से चला गया। वो इस पल को कैद भी कर सकता था, लेकिन ऐसे में सिर्फ शनाया की पीठ दिखाई पड़ रही थी, जिससे इस बात को साबित कर पाना मुश्किल था कि वो वही लुप्त हुई मॉडल है जिसको आज सब तलाश रहे हैं। गया वो, बोलते हुए अभिजीत ने उसके जाते ही शनाया को खुद से दूर किया तो पाया कि शनाया की आंखों में आंसू थे। उसे कुछ पल देखते हुए वो बोला, कुछ कहना चाहती हो? शनाया ने उसकी बात सुनकर दो पल उसकी आंखों में देखा और फिर जल्दी से अपनी नजरें हटाते हुए नाम में गर्दन हिला दी। कुछ खाया है? उसने उसकी हालत देखकर पूछा तो शनाया दूसरी दिशा में देखती रही।
उसके जवाब ना देने पर भी अभिजीत को उसका जवाब मिल गया था। आओ मेरे साथ, उसने कहा तो शनाया बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। घबराओ मत, मार नहीं डालूंगा तुम्हें, अभिजीत ने उसे देखते हुए कहा तो शनाया व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, मरे हुए को कौन मार सका है आज तक। उसकी बात सुनकर अभिजीत खामोश होकर एकटक उसे देखता रह गया। उसकी आंखें ना जाने कितने दर्द और राज से भरी हुई थी जो वो उसे बताना चाहती हो, लेकिन उसके लब खामोश थे जो उसे किसी पर विश्वास करने की इजाजत नहीं देते थे। अभिजीत पर भी नहीं। वो आसपास भी हो सकता है, क्या पता मेरे जाने के बाद तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे घर तक आ जाए। अभिजीत ने उसे समझाया तो वो बोली, लगता है आजकल एक बार फिर से मेरे पीछे आने वालों की तादाद बढ़ चुकी है। हर कोई मेरे जैसा भी नहीं होगा। तुम भी इंडस्ट्री का हिस्सा रही हो, जानती हो कि खबर कैसे भी निकाली जा सकती है, लेकिन मैं बिना तुम्हारी मर्जी के आज तक कैमरा भी लेकर नहीं आया हूँ। अभिजीत ने अपने अंदाज में कहा तो शनाया एकटक उसे देखती रही। कहाँ चलना है, आखिर वो बोली तो अभिजीत के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान आई और वो बोला, पहले तो कुछ खाने। नहीं, मैं ऐसे पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी, उसने साफ इनकार किया तो अभिजीत बोला, बेफिक्र रहो, कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें, ऐसी एक जगह है। बोलते हुए वो उसको अपने साथ अपनी बाइक पर लेकर चल पड़ा। इधर जयपुर में सिया क्लिनिक में परेशान सी घूम रही थी। वो जानती थी कि उसने खुद के लिए मुसीबत खड़ी की है, लेकिन अब जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मुसल का क्या खौफ पालना। आखिर जिसका उसे इंतजार था वो खड़ी आ ही गई और उसका फोन बज पड़ा। मोबाइल स्क्रीन पर चमकते विराट के नाम को देखते ही उसने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो सिमरन, उसने कहा तो सिया ने खुद को कुछ पल संयत किया और फिर बोली, हेलो, कैसी हो तुम। उसने सभ्यता से पूछा तो वो बोली, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं मुंबई आ चुका हूँ। अब बताओ कहाँ मिल सकती हूँ। उसने पूछा तो सिया बोली, मैं तुम्हें जगह व्हाट्सएप करती हूँ, तुम वहाँ ही पहुँच जाना बस। पर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे, विराट ने पूछा तो वो बोली, तुम चिंता मत करो, बस उस जगह पहुँच जाना। तुम्हारी तस्वीर दी है ना तुमने, तो उसी से मैं पहचान लूंगी तुम्हें। ठीक है, समय से आ जाना, मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। उसने कहा तो सिया बोली, नहीं नहीं, मैं लेट नहीं होंगी, आ जाऊंगी समय पर। ओके बोलकर विराट ने फ़ोन रख दिया और सिया अपने सीने पर हाथ रख के गहरी सांस लेने लगी। तभी उसका इंटरकॉम बजा। पेशेंट है, भेज दो। इंटरकॉम पर दिया ने कॉल किया था तो वो बोली, हाँ 2 मिनट में भेजना। और फिर फ़ोन रख कर वो खुद को सामान्य करने लगी। विराट ने व्हाट्सएप पर डिटेल देखी और फिर वेदांत को देखकर बोला, तुम यहीं रहोगे। हाँ। वेदांत जो बहुत देर से अपनी उलझन में उलझा था वो बोला, आपने कुछ कहा। तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, विराट ने पूछा तो वेदांत बोला, नहीं भैया सब ठीक है, बस शायद थकान है। मुझे एक काम से जाना है तो मैं होकर आता हूँ, विराट ने कहा तो वेदांत ने भी हामी में गर्दन हिलाकर उसे जाने का कह दिया। वो भी खुद के साथ अकेले में वक्त चाहता था। विराट कुछ देर में एड्रेस पूछते हुए उस रेस्टोरेंट पहुंच गया जहां सिया ने उसे बुलवाया था। यहाँ भीड़ बहुत ही कम थी और एकांत में बना हुआ यह रेस्टोरेंट काफी शांत जगह था। वो एक खाली टेबल पर बैठ गया। ऑर्डर सर, वेटर ने उसके पास आकर पूछा तो वो सभ्यता से बोला, मेरे गेस्ट आने में है, फिर करते हैं। श्योर सर, बोलते हुए वो वहां से चला गया। विराट टेबल पर से न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगा। तभी वहां अभिजीत भी शनाया को लेकर आ गया। शनाया पहले तो इस जगह आने में डर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं तो उसने कुछ हद तक राहत पाई और अभिजीत के साथ आकर दूसरी टेबल पर बैठ गई। अभिजीत की निगाह शनाया पर जमी हुई थी, जिसकी आंखों की पुतलियां इधर उधर घूम रही थी। एक लंबे वक्त के बाद वो स्त्री लोगों के बीच थी। हालांकि इस जगह लोग वैसे भी कम ही थे और जो थे उन्हें खुद के अलावा किसी और से मतलब भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल का डर उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। क्या खाओगी? अभिजीत ने उसकी हालत देखते हुए मेनू उसके सामने सरका दिया। हाँ, शनाया ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा।
जो खुद भी एकटक उसे ही देख रहा था। शनाया से नजर मिलते ही वो उसे आंखों से ही मेनू उठाने का इशारा करने लगा। शनाया को तो जैसे ये मौका ही चाहिए था। उसने मेनू उठाकर अपने चेहरे के सामने कर लिया और फिर आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने लगी। उसे सुकून मिला कि अब वो सबकी निगाहों से बची हुई है और कोई उसे नहीं देख पा रहा। योर ऑनर सर, वेटर ने अभिजीत से पूछा तो उसने वेटर की ओर देखा और बोला, जस्ट अ मिनट। लेकिन अभिजीत को देखने के बाद वेटर की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखा जहां विराट बैठा था। वो जगह अब भी भरी हुई थी। क्या फाइनल हुआ फिर? अभिजीत ने शनाया के चेहरे से मेनू नीचे करते हुए पूछा तो शनाया हड़बड़ा गई। उसका ध्यान मेनू पर था ही कब। वो अगली बार मेनू टेबल पर रखकर बड़े ध्यान से वो उसे देखने लगी या वेटर के सामने देखने का दिखावा करने लगी, जिसे देखकर अभिजीत के चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और वो बोला, मैं आई। शनाया ने उसकी आवाज सुनकर उसे देखा जो अपना एक हाथ हल्का सा आगे बढ़ाए मेनू कार्ड लेने का इशारा कर रहा था। शनाया ने छेपते हुए कार्ड उसके हाथ में दे दिया। अभिजीत ने उस पर से नजर हटाए बिना ही मेन्यू कार्ड ले लिया और फिर अपनी नजर मेनू पर डाली। 2 सैंडविचेस एंड 2 हॉट कॉफी। अभिजीत ने कहा ही था कि शनाया बीच में ही बोली, हॉट नहीं, कोल्ड कॉफी। अभिजीत ने उसे देखा और फिर उसे देखते हुए ही वेटर से बोला, 1 हॉट एंड 1 कोल्ड कॉफी। वेटर ने कांपते हुए हाथों से ऑर्डर लिया और फिर विराट की टेबल की ओर से गुजरा। अब जाकर उसने देखा कि दोनों मिलती हुई शक्ल के होते हुए भी अलग पहनावे और व्यक्तित्व वाले थे। वो तेजी से अंदर चला गया। विराट इधर उधर देखते हुए सिमरन का इंतजार करने लगा। जब काफी देर होने पर भी वो नहीं आई तो उसने सिया को फोन मिला ही दिया। कहाँ हो तुम? विराट ने सिया के फोन उठाते ही पूछा तो वो बोली, बस आ ही रही हूँ, जल्दी आओ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। विराट ने कहा तो वो बोली, बस थोड़ा सा इंतजार। और उसकी बात सुनकर विराट ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में उसे गेट पर एक दुबली पतली सी लड़की दिखाई दी जिसने गहरे रंग का सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर कुछ घबराहट सी थी। लंबे कद वाली सांवली सी वो लड़की नए नक्श में खूबसूरत सी दिखाई पड़ रही थी। उसकी नजरें दरवाजे पर से ही सब तरफ घूम रही थी। जैसे ही उसकी नजर विराट पर पड़ी, उसकी आंखों को जैसे राहत सी मिली और वो सीधे उसकी ओर बढ़ गई। इधर विराट भी उसे देखकर आशंकित होने लगा था और उसे खुद की ओर बढ़ता देखकर उसकी शंका बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पल में वो लड़की उसके सामने थी। विराट? उसने पूछा तो विराट की तंद्रा भंग हुई और उसने हामी में सिर हिलाया। मैं सिमरन। बोलते हुए वो उसके सामने की कुर्सी खींच कर बैठ गई। सॉरी, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा, उसने मुस्कुराकर कहा तो विराट उसे कुछ पल देखता ही रहा। उस लड़की के चेहरे पर भी घबराहट के भाव आ गए और वो बोली, क्या हुआ, तुम ही सिमरन हो? विराट ने दोबारा से पूछा तो इस बार उस लड़की का आत्मविश्वास कुछ डगमगा गया और वो बोली, ऑफ कोर्स, क्यों तुम्हें शक है? नहीं, वो बस फोन पर आवाज कुछ, उसने जैसे ही कहा लड़की ने बिना उसे मौका दिए जवाब दिया, वही तो मैं भी सोच रही थी, फोन पर तुम्हारी आवाज कितनी अलग साउंड कर रही थी। विराट उसकी बात सुनकर खामोश हो गया और बोला, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें? दिक्कत? वो क्यों? यहीं पर तो रहती हूँ बचपन से, वो बोली तो विराट उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर यहाँ से दूर है और तुम खुद भी किसी ऐसी जगह मिलना चाहती हो जहाँ ज्यादा लोग ना हो। वो अटकते हुए बोली, हाँ, मेरा वही तो मतलब था, मतलब इस शहर में रहती हूँ ना बचपन से, अभी तुम तो दिल्ली से आए हो ना, तो तुम नए हुए और मैं पुरानी। विराट ने हामी भरी और बोला, पहले कुछ ऑर्डर करें? हाँ बिल्कुल, वो बोली और वेटर को आवाज देने लगी। वेटर उसकी छोटी से छोटी बात गौर से देख रहा था। क्या लोगे तुम? उसने पूछा तो विराट बोला, कुछ भी। ठीक है, 2 कॉफी एंड 2 बर्गर। बोलते हुए उसने मुस्कुराकर वेटर को विदा किया जो घूर घूर कर विराट को ही देख रहा था। उसके जाते ही वो लड़की बोली, ये तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था?
विराट ने मुड़कर एक दफा वेटर को देखा और फिर अपने गर्दन हिलाते हुए बोला, मालूम नहीं, चलो जाने दो। बोलते हुए वो मुस्कुराई। अब हम जिस चीज के लिए मिले हैं उस बारे में बात कर ले कुछ। विराट ने पूछा तो एक बार फिर से उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। क्या तुमने अपने घर पर कुछ बताया? विराट ने पूछा तो वो बोली, अभी नहीं, मैंने बता दिया। विराट ने सहजता से कहा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, व्हाट, बता दिया इतनी जल्दी? बताना तो पड़ेगा ही सिमरन, आखिर टाइम कम है हमारे पास। बोलते हुए उसने उसके चपटे पेट पर नजर डाली तो उस लड़की ने जल्दी से दुपट्टा नीचे खींचते हुए कहा, अभी एक ही महीना हुआ है। ओके, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा वक्त बीत गया तो मेरे घर वालों को इस बात पर शक होगा कि यह बच्चा किसी और का है। विराट ने कहा तो वो उसे गौर से देखते हुए बोली, तुम एक अनजान और रॉन्ग नंबर वाली लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो जिसे तुम ठीक से जानते भी नहीं? मैं किसी को नहीं जान पाऊंगा। विराट फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन क्यों? उसने हैरानी से पूछा तो वो बोला, मैं लोग के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। शाय हो? उसने पूछा तो विराट उसे एकटक देखते रहा और फिर बोला, डिप्रेशन से सफर कर रहा हूँ एक लंबे वक्त से। यह सुनते ही उस लड़की की आंखें और बड़ी हो गई। विराट ने आगे कहा, मेरे डैड को लगता है कि मेरी शादी हो जाने से मैं इन सब से बाहर आ जाऊंगा और इसके लिए वो किसी से भी मेरी शादी करवा देंगे। पहले भी एक लड़की के साथ मेरी शादी लगभग तय थी, लेकिन मेरे भाई की वजह से वो शादी टूट गई। लेकिन अब की बार नहीं टूटेगी और मैं इस तरह किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। उसके बोलते ही वो लड़की बोली, फिर मुझसे शादी क्यों? मेरा डिप्रेशन इस हद तक बढ़ चुका था सिमरन कि मुझे अपना जीना भी बेवजह लगने लगा था और मैं शायद कुछ कर भी लेता अगर उस दिन मुझे तुम्हारा कॉल नहीं आता। उसने कहा तो वो लड़की बोली, मेरा कॉल नहीं आता तो? हाँ, जिस तरह उस दिन तुमने मरने की बात की, मुझे लगा कि कोई और भी है जो मेरी ही तरह अपनी जिंदगी से हारा हुआ है। और जब मैंने जाना कि तुम्हें प्यार में धोखा मिला है तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि कुछ भी करके मुझे तुम्हें ऐसा करने से रोकना है। जब तुमने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तब मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस मदद के बदले मुझे भी जिंदगी में कोई मकसद मिल जाएगा। मैं तो वैसे भी अपनी जिंदगी खत्म करने के रास्ते ढूंढने लगा था और तुमने मुझे जिंदगी की ओर खींच लिया। मुझे लगने लगा कि कोई तो है जिसे मेरी जरूरत है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं अपना नाम देकर अपने घर वालों की इच्छा भी पूरी कर दूंगा और तुम्हें भी जिंदगी में शायद उस धोखे के बाद आगे बढ़ने की वजह मिल जाएगी। विराट के बोलते ही वो लड़की खामोशी से उसे देखने लगी। कुछ देर के बाद वो बोली, तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी में शादी के लिए प्यार भी जरूरी है? मैंने तो अपनी जिंदगी में धोखा खाया है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो शुरू भी नहीं हुई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई ऐसा जीवन साथी तुम्हारा भी हो जिससे तुम्हें प्यार हो, जो तुम्हें प्यार दे? उसकी बात सुनकर विराट के चेहरे पर दर्द छलक उठा और वो बोला, प्यार तो नाम ही बेईमानी का है। उसकी बात सुनकर वो लड़की आश्चर्य से बोली, ऐसा क्यों? तुमने भी धोखा खाया और देखो मेरी माँ ने भी। विराट बड़ी मुश्किल से बोला तो वो लड़की तुरंत पूछ बैठी, तुम्हारी माँ ने भी? मतलब? मेरी माँ मुझे कम उम्र में छोड़कर चली गई इस दुनिया से। उनकी मौत को वक्त भी नहीं हुआ था कि मालूम चला डैड दूसरी शादी कर ला। मेरी माँ का सालों का प्यार चंद दिनों में भुला दिया और मुझे भी। उसने रूंधे गले से कहा तो सामने बैठी लड़की भी खामोश हो गई। तुम्हें भी क्या मिला प्यार करके? धोखा? दुनिया में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, उसने कहा और अपनी भरी आंखों को पोंछने के लिए वो बाथरूम की ओर बढ़ते हुए उससे बोला, एक्सक्यूज मी। उसके जाते ही लड़की ने एक गहरी सांस छोड़ी और तुरंत एक कॉल मिला दिया। कुछ बोला वो? सिया ने पूछा तो वो बोली, जितना बोला उतना सब रिकॉर्ड कर लिया है। गुड, अब ज्यादा देर मत बैठना और जल्दी से निकलना वहां से। सिया ने कहा तो वो लड़की बोली, सिया, हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? वो लड़का पहले ही जिंदगी से हारा हुआ है, कहीं इस सब के बाद उस पर कोई निगेटिव असर तो नहीं होगा? पता नहीं, इस केस में तो मैं खुद भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तू चिंता मत कर, बस तू जल्दी से वहां से निकल, बाकी मैं देख लूंगी।
तूने मेरी इतनी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच यार, सिया ने कहा तो वो बोली। ओके, वैसे भी जिस शादी के चक्कर में तूने मुझे फंसाया है, आदि को मालूम चला तो मेरी जान ही ले लेना है उसने, और मेरी शादी टूटी ही समझ। सिया उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, तो विराट है ना, उससे शादी कर लेना, तुझे तो मैं मिलकर बताती हूँ, वो बोली और विराट के आने से पहले ही फोन काट कर सीधे बैठ गई और ऑर्डर आते ही खाना शुरू हो गई। इधर शनाया ऑर्डर आते ही इस तरह खा रही थी मानो कब से उसने खाना नहीं खाया होगा। अभिजीत ने उसे ऐसे खाते देखा तो वो उसकी हालत समझ गया था। खाते वक्त चीज उसके होठों पर भी लग रही थी, फिर भी वो तेजी से खाए जा रही थी। पिछली भूख को पूरा करना चाहती थी या आने वाले दिनों का भी एक साथ खा लेना चाहती थी। लेकिन जो भी था, उसकी तीव्र खाने की इच्छा दर्शा रही थी कि वो कितने लंबे वक्त से अच्छा खाना नहीं खा सकी थी। देखते ही देखते उसने दोनों सैंडविच खा लिए और वो अभिजीत को देखने लगी। अभिजीत को उसकी शक्ल देखकर उसकी भूख का अंदाजा साफ हो रहा था तो वो बोला, और खाना है? शनाया ने तेजी से हाँ में गर्दन हिला दी और अभिजीत ने एक बार फिर से वेटर को बुला लिया, लेकिन इस बार शनाया को ही ऑर्डर लेने के लिए मेनू दे दिया। उसने पिज्ज़ा बर्गर से लेकर कम से कम 4-5 डिश और ऑर्डर कर दी। कुछ देर के इंतज़ार के बाद जब फिर से एक के बाद एक ऑर्डर आना शुरू हुए तो वो फिर से बिना इंतज़ार किए खाना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बीच सांस भी लेना ज़रूरी नहीं समझ रही। टेस्टी है? अभिजीत ने उसे खाने में मगन देखकर पूछा तो उसने अपनी ही धुन में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत। जिसमें उसके मुंह में पिज्जा भरा हुआ था। अभिजीत को हंसी आ गई। जैसे ही शनाया की नजर उस पर पड़ी तो उसने अभिजीत की ओर गौर से देखा और फिर खाने को। सिर्फ एक बर्गर बाकी था, बाकी सब में से उसने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। हम्म, उसने बर्गर उसकी तरफ खिसकाते हुए पूछा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला, तुम खा लो। हम्म, उसके मुंह में अब भी खाना भरा हुआ था और वो बोली, इतना काफी है, तुम खा लो। अभिजीत ने उसकी बात सुनकर बर्गर अपनी ओर खींच लिया। भूख तो उसे भी लगाई थी। सलोनी के साथ मार्केट और फिर सीधे यहाँ तो खाने का उसे समय ही नहीं मिल पाया था। अपना बर्गर खाते हुए भी वो शनाया को देख रहा था। उसकी आंखें सुनहरी थी। पहले जब भी देखा था तो लगता था कि लेंस की मदद से उसने अपनी आंखों का रंग बदला होगा, लेकिन उसकी आंखें सच में ही सुनहरी थी। बस आंखों के नीचे काले घेरे बहुत थे, जैसे किसी सदियों से बीमार इंसान के होते हैं। बालों का रंग भी भूरा था, लेकिन वो रूखे से बाल उलझे हुए थे जिनमें कंघी भी नहीं हुई थी। उसके चेहरे का एक एक नक्श जैसे तराशा हुआ खूबसूरत था। पतले से होंठ जो गुलाबी थे, लेकिन शुष्कता उनमें बनी हुई थी, और वो जब बीच बीच में खाते हुए उन पर अपनी जीभ फिराती तो अभिजीत का गला भी सूख जाता। इतने गौर से उसने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा था। शनाया उसके लिए उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केस साबित होने वाली थी, जिसके बल पर वो अपने बॉस पर भी अपना दबदबा डाल सकता था। लेकिन वो केस उसके लिए ऑफिशियल से ज्यादा पर्सनल होता जा रहा था। जितने वक्त वो उसके साथ होता उसे शनाया की हालत पर तरस आने लगता। पहली बार किसी का आधा ढका शुष्क चेहरा उसे इतना आकर्षित कर रहा था, लेकिन उसने अपने ख्याल से रखकर अपना बर्गर खत्म किया और खड़े होते हुए बोला, मैं अभी आया। शनाया उसके जाने के नाम से घबरा उठी। उसे इस जगह एक पल भी अकेला नहीं रहना था तो वो खड़े होते हुए बोली, मैं भी चलूंगी। अभिजीत कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसकी ओर झुकते हुए बोला, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकती। क्यों? शनाया ने घबराते हुए पूछा तो अभिजीत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि लेडीज और जेंट्स वॉशरूम सेपरेट होते हैं। उसके बोलते ही शनाया कुछ कदम पीछे हट गई और झिझकते हुए बोली, जल्दी आना। टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, मैं अभी आकर पेमेंट कर दूंगा। वो उसकी चिंता भापते हुए बोला तो शनाया नजरें चुराते हुए अपने आप फिर से अपनी जगह बैठ गई और अभिजीत उसे देखते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ गया। विराट वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास खड़ा होकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां एक लड़का आया जिसने उसे रोते हुए देखा था। वो बोला, आर यू ऑल राइट? विराट ने झिझकते हुए देखा और बोला, या फाइन।
श्योर। उसने दोबारा पूछा तो विराट ने सिर हिला दिया और वो तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कुछ पलों के बाद अभिजीत वॉशरूम में आया तो उसे देखकर वो लड़का बोला, तुम फिर से कुछ रह गया, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अभिजीत ने उसे अजीब सी नजर से देखते हुए कहा, मुझसे बात कर रहे हैं आप भाई साहब? और कोई है यहाँ? उसने पूछा और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? अभिजीत कुछ देर उसे देखते ही रहा तो वो बोला, क्या हुआ, प्रॉब्लम तो है? अभिजीत उसे देखते हुए बोला, लेकिन उसके कुछ बोलने के पहले ही बोला, लेकिन तेरे दिमाग में, चल साइड हट। और वो उसे साइड हटाकर आगे बढ़ गया। वो लड़का वहीं खड़ा रह गया और कभी अंदर तो कभी बाहर देखने लगा। विराट के बाहर आते ही वो लड़की फिर से मुस्कुराने लगी और बोली, मैंने खा लिया, अब तुम भी खा लो। विराट ने टेबल पर नजर डाली जहां उस लड़की ने अपने हिस्से का खाना खत्म कर दिया था। विराट ने चुपचाप अपना बर्गर उठाकर खाना शुरू किया तो वो लड़की बोली, अच्छा तो अब मैं चलूं? विराट ने उसे हैरानी से देखा और बोला, आगे क्या करना है? मतलब? उस लड़की के माथे पर बल आ गए। मतलब मैं यहाँ हूँ तब तक तुम अपने घर वालों को बता दो, जिससे मैं उनसे मिल लूँ। मेरे जाने के बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो? विराट ने पूछा तो वो बोली, नहीं नहीं, मैं बता दूंगी। कब? विराट ने पूछा तो वो बोली, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी ना, आगे कैसे क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, विराट ने धीमी आवाज में कहा तो वो उसे गौर से देखते हुए बोली, तुम पीछे तो नहीं हटोगे ना? कभी नहीं। विराट ने दृढ़ता से उसे देखते हुए कहा तो वो लड़की मुस्कुरा दी और मन ही मन कुटती हुई बोली, मर गई तू सिया, और मैं भी, ये तो पीछे नहीं हटने वाला। कुछ देर के बाद वो लड़की विराट से विदा लेकर निकल गई और विराट भी पेमेंट करके जाने लगा। पेमेंट करते टाइम भी स्टाफ उसका चेहरा बड़े ध्यान से देख रहा था। शायद उस वेटर द्वारा सब में खबर कर दी गई थी। क्या हुआ? उसने सबको खुद को घूरते पाकर पूछा तो वो सब एक साथ मुस्कुराकर बोले, नथिंग, हैव ए गुड डे सर। उसने भी सिर हिला दिया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही अभिजीत एक बार फिर वॉशरूम से फ्री होकर शनाया के सामने बैठ गया और शनाया की सांस में सांस आई। इधर वेदांत होटल के अपने रूम में बैठा अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो उसने देखा वो उसकी आंखों का धोखा तो बेशक नहीं था। अभिजीत ने उससे बात की थी और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता था। किससे बताया और किससे नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ पापा को कुछ बताकर वो परेशान नहीं करना चाहता था। सिया से बात करने के लिए उसने फोन किया था, लेकिन तब सिया भारती और विराट की मुलाकात में अटकी हुई थी, इसलिए उसने वेदांत का फोन भी नहीं उठाया। अपना मन कहीं ना लगने की वजह से वो रूम से बाहर निकलकर होटल की लॉबी में आ गया। उसने सोचा कि शायद थोड़ा बाहर घुमाने से उसका मन ठीक हो जाएगा। वो बाहर आया कि उसे लगने लगा उसने कोई जाना पहचाना चेहरा इस भीड़ में देखा। उसने इधर उधर अपनी नजर घुमाई तो पाया कि सामने डॉक्टर आरोही भी होटल की लॉबी से बाहर निकल रही थी। उसके साथ में एक लड़का भी था जो उसकी ही उम्र का दिखाई पड़ रहा था। वह अपने फॉर्मल अवतार में बिल्कुल अलग एक खूबसूरत ऑलिव रंग का सूट पहने हुए थी। उसकी जुल्फें खुली हुई हवा की वजह से चेहरे पर आ जा रही थी, जिसे वो कान के पीछे सहेज कर फिर अटका दे थी। उसकी मुस्कान बड़ी ही प्यारी थी और चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही थी। साथ खड़ा लड़का भी सभ्य और कुलीन दिखाई पड़ रहा था। एकाएक उसके साथ खड़े लड़के की नजर उन दोनों को घूरते हुए वेदांत पर पड़ी तो वो कुछ देर उसे गौर से देखता रहा, लेकिन फिर भी जब वेदांत की नजर नहीं हटी तो वो आरोही से बोला, मैं अभी आया, कहाँ जा रहे हो? आरोही ने पूछा तो वो बोला, इन भाई साहब की समस्या पूछ कर आता हूँ। उसके बोलते ही आरोही ने वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत का चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लगा। दिन भर के इतने पेशेंट्स में उसे सबके चेहरे याद रखना नामुमकिन सा था, और फिर वेदांत से उसकी मुलाकात हुई ही मुश्किल से एक दो बार थी, जिसमें उसके लिए उसे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल ही था। जबकि वेदांत उसे एक नज़र में पहचान गया था। अब ये उसकी लड़कियों पर चिपकने वाली नज़र हो या विराट की वजह से जहन में बसने वाली बात, लेकिन जो भी हो उसे आरोही बखूबी याद थी।
ओह हेलो, क्या प्रॉब्लम है? उस लड़के ने वेदांत से आकर पूछा तो अब जाकर उसका ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाकर उसे देखा और फिर उसके पीछे चलकर आती आरोही को। नहीं वो। वेदांत थोड़ा हड़बड़ाया लेकिन आरोही उसे देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैं आरोही जी मैं। वेदांत ने कहा तो वो लड़का बोला, आरोही को जानते हो तुम? फिर अपना नाम बताने के बजाय बकरे की तरह मैं क्यों कर रहे हो? मैं वेदांत, उसने कहा तो लड़का मुड़कर बोला, जानती हो इसे? याद नहीं आ रहा। आरोही बोली तो वो बोला, अरे मैं आपके क्लिनिक आया था ना, मुझे लगा ही था कि इसको कोई दिमागी बीमारी है। वो लड़का आरोही की ओर देखकर सिर हिलाते हुए बोला तो वेदांत अब की बार उसे घूरते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने भाई के लिए आया था। ओह मतलब जेनेटिक है। लड़का फिर सिर हिलाते हुए बोला, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो आपको चाहिए। अरे किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो जब से। अब की बार वेदांत फट पड़ा तो आरोही उसे देखते हुए बोली, एक मिनट, कौन भाई? विराट, मैं विराट का भाई वेदांत हूँ। उसने जैसे ही बताया आरोही के माथे की शिकन मिट गई और वो बोली, ओह हाँ याद आया। फिर वो लड़के की ओर मुड़कर बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में। ओह यह आई रिमेम्बर। वो लड़का भी बोला तो आरोही बोली, वही उसी का भाई है ये। फिर वो वेदांत की ओर मुड़कर बोली, वैसे तुम यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हो? भाई को लेकर आया था, सोचा थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो लगता है मेरा ही दिमाग हिलने वाला है। उसने जैसे ही कहा तो आरोही उसे हैरानी से देखकर बोली, मतलब? कुछ देर के बाद तीनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वेदांत ने उन्हें अभिजीत से मिलने वाली बात बता दी थी। यू मीन जुड़वा? लड़के ने पूछा तो आरोही उसे देखते हुए बोली, उसे बोलने दो समक्ष। आरोही जी मैं सच कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेहरा मिलना पॉसिबल है, लेकिन पूरी शक्ल एक सी मैंने सिर्फ फिल्म में ही देखा था। वेदांत ने कहा तो वो बोली, तुम्हारे डैड की फर्स्ट वाइफ का बेटा है ना विराट? जी। उसने सिर हिलाते हुए कहा तो आरोही कुछ सोचते हुए बोली, क्या ऐसा कोई पुराना एल्बम वगैरह हो जिसमें विराट को कोई भाई हो? मैंने तो हर फोटो देखी है भाई के बचपन की, लेकिन सब में भाई अकेले ही पापा और बड़ी माँ के साथ थे। वेदांत ने बताया तो आरोही बोली, विराट के बारे में कुछ अपने पापा से मालूम कर सकते हो? कर तो सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आप तक जिंदा खबर लाने लायक बचूंगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। वेदांत ने कहा तो आरोही बोली, और कोई जो इस बारे में जानकारी दे सके? हाँ हमारी केयर टेकर है माया काकी, उन्होंने बचपन से भाई को संभाला है, बड़ी माँ के टाइम से। उनसे जरूर पूछा जा सकता है। वेदांत कुछ याद करते हुए बोला तो आरोही बोली, गुड, तो तुम मुझे पता करके बताओ फिर आगे का सोचेंगे। वेदांत ने भी गंभीरता से हामी भरी और फिर आरोही को देखते हुए बोला, वैसे ये आपके भैया भी साइकाट्रिस्ट हैं क्या? ये सुनते ही आरोही की आंखें बड़ी हो गई। ओ हेलो, समक्ष भिनक कर बोला, भैया कौन है यहाँ? आप। वेदांत मनमोहक मुस्कान के साथ बोला तो समक्ष बोला, मंगेतर है मेरी, सगाई हुई है अभी 2 दिन पहले और शादी होने वाली है जल्द। अब वेदांत ने आरोही की ओर देखकर कहा, ओह तो इसीलिए आप छुट्टी पर थी। वैसे अरेंज मैरिज ही होगी? क्यों? समक्ष ने बाहें सिकोड़ते हुए पूछा तो वो बोला, बस ऐसे ही लगा। ऐसे ही कैसे? रीजन तो होगा कुछ? उसने पूछा तो वेदांत बोला, है रीजन, लेकिन बताना जरूरी नहीं समझता मैं। ए समक्ष चिल्लाया, लेकिन वेदांत उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है आरोही जी, आपका नंबर तो है ही मेरे पास, मैं फिर कॉल करूंगा आपको। ओके। आरोही ने भी सिर हिलाते हुए उसे विदा दी तो समक्ष बोला, इस लड़के से दूर ही रहना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। कम ऑन समक्ष, बच्चा है वो। आरोही मुस्कुरा कर बोली तो समक्ष डरते हुए बोला, आजकल के बच्चों से ही डर लगता है। व्हाट? आरोही ने पूछा तो वह सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं, चलो आगे क्या होगा? सिया के लिए आगे कौन सी मुसीबत आने वाली है? क्या वेदांत अभिजीत और विराट के हमशक्ल होने की सच्चाई जान पाएगा? अभिजीत के लिए आगे क्या मुसीबत आने वाली है, देखिए इस कहानी के अगले भाग में।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।